नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हम समाज संबंधित महत्वपूर्ण सेट लेकर आए थे और आज हम समाज को किस तरीके से पहचानेंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आप किसी को हमारे समाज संबंधी जो प्रैक्टिस सेट है वो करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो समाज को हम किस तरीके से पहचानेंगे, परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम समाज को सही किस प्रकार से करके आएंगे, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। समाज, समाज की परिभाषा। समाज यानी कंपाउंड। समाज की परिभाषा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र एवं सार्थक पदों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक जो पद हैं, अगर हम उनको संक्षिप्त में कर दें यानी हम उनको छोटा कर दें तो वहाँ समास बनता है। जैसे देखिएगा, शक्ति के अनुसार, ये हमारा स्वतंत्र पद हैं, दो या दो से अधिक। अब हम इसका समास बनाएंगे तो यथा शक्ति, ये एक समास बन गया। उसी प्रकार से देखिएगा, राजा का पुत्र, ये दो या दो से अधिक पद हैं, इसका संक्षिप्तीकरण होगा राजपुत्र। जिस प्रकार से चार आनों का समूह यानी चवन्नी, पंक यानी कीचड़ में जन्म होता है जिसका अर्थात पंकज, नीली गाय अर्थात नील गाय। इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं समास को समझने के लिए कि समास क्या है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र एवं सार्थक पदों का संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ये आपने अभी समझा। अब आगे चलते हैं। ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है। यहाँ यथाशक्ति, राजपुत्र, चवन्नी, पंकज तथा नीलगाय समस्त पद कहलाएंगे तथा इनका समास विग्रह ये कहलाया जाएगा शक्ति के अनुसार, राजा का पुत्र, चार आनों का समूह, पंख में जन्म होता है यानी नीली गाय। इस तरीके से ही होगा। अब चलते हैं समास के भेद की ओर। समास मुख्य 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से नंबर 1 अव्ययभाव समास। इनका कोई भी क्रम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने अनुसार याद कर सकते हैं, कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं, इसकी कोई नॉर्मल ट्रिक नहीं है। जैसे अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये हमारे 6 समास होते हैं। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका सुविधा अनुसार आप जो कर सकते हैं कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले अव्ययभाव समास पर। पहले हम जो वास्तविकता में जो उसकी परिभाषा है हम उसके अनुसार बताएंगे, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से कोई भी प्रभाव ना पड़े यानी वो परिवर्तन नहीं हो यानी अपरिवर्तित रहें, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। क्योंकि अव्ययभाव समास की बात हुई है तो यहाँ अव्यय को जानना बहुत जरूरी है। यानी जिन शब्दों पे लिंग, काल, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वो शब्द कैसे होते हैं वो देखेंगे। देखिएगा, पहला है अव्ययभाव समास के पहले पद में क्या क्या शब्द आएंगे वो हम देखेंगे। अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि। इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग होता है वो समास यानी अव्ययभाव समास के प्रारंभ में होता है। अब ये नहीं है कि इस तरीके ही शब्द आएंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, जिन शब्दों में पहले कु, सु, दुर, दुस आदि उपसर्ग लगे हों वहाँ अव्ययभाव समास नहीं होता है। ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन चीज़ को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर जिनमें जिनका प्रयोग होता है वहाँ तो अव्ययभाव समास होता है, और कु, सु, दुर और दुस ये कुछ उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग अगर किसी समास में होता है तो वहाँ अव्ययभाव समास नहीं होता है। ये आप बात को ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अब ट्रिक के अनुसार अब हम आपको बताएंगे। देखिएगा, तो इसकी सामान्य सी ट्रिक क्या होती है कि
जो पहला पद है वह बहुत छोटा होता है और मुख्य भी होता है। ये इसकी एक सामान्य सी ट्रिक है। किस प्रकार से? जो पहला पद होगा वो छोटा होगा और उसी का महत्व होगा, यानी वही पद मुख्य होगा, वहाँ हमारा अव्ययभाव समास होता है। कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं कि किस तरीके से अव्ययभाव समास बनता है। जैसे कि आजन्म, आ जन्म। हमने देखा, हमने अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि आजन्म, पहला पद आ है, जन्म से छोटा है, तो आजन्म। जैसे कि यथामति। और दूसरा जो मेन परिभाषा है उसके अनुसार जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और उसमें किसी भी लिंग कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आ, यथा, प्रति, यथा, इनमें किसी भी लिंग कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये परिवर्तित नहीं होंगे। यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इस तरीके से इनका जो पहला पद है वो काफ़ी छोटा है और दूसरे पद के मुकाबले। इस तरीके से कुछ नीचे उदाहरण हैं। आजने, यथा समय, यथा रुचि, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह। ये इस तरीके से कुछ उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। अब बात चलती है समास नंबर 2, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये देखिएगा, कर्मधारय एवं द्विगु समास को तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आ सकता है कि कर्मधारय एवं द्विगु समास किसके भेद हैं, तो हमारा आंसर है तत्पुरुष। ठीक है, अब बात चलते हैं तत्पुरुष समास के भेद को। तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद होते हैं। 2 प्रकार से तत्पुरुष समास को हम बांट सकते हैं। वो हैं नंबर 1 व्याधिकरण तत्पुरुष और नंबर 2 समानाधिकरण तत्पुरुष। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे कभी दूसरी वीडियो में। आगे हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की बात है, सामान्य सी चीज़ें होती हैं समास को पहचानना। अब देखिएगा, व्याधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। जो हमारे कारक होते हैं वही हमारे तत्पुरुष समास होता है। अब देखिएगा, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की और इसको कैसे पहचानेंगे। देखिएगा, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद, यानी उत्तर का मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। वह समास करते वक्त बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ये लोप का मतलब छुपी रहती है। तो यानी उत्तर पद इसका प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा होती है, महत्व उसका ज़्यादा होता है, और जो प्रारंभ का पद है उसका महत्व कम होता है। और बीच में जो जो कारक चिन्ह है उनका लोप रहता है, यानी छुपे रहते हैं। जैसे कि इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, की, के, पर आदि का लोप होता है। ठीक है, तो इनका सिर्फ और सिर्फ यही है पहचानने का तरीका। जब आप इनका तोड़ोगे तो ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, आप नॉर्मली अपने मन में भी एक बार दोहराओगे तो वो आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा। किस तरीके से देखेंगे, मूर्तिकार, जब आप मूर्तिकार का जिक्र करोगे अपने मन में तो आपको पता चल जाएगा कि मूर्ति को बनाने वाला, को शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। जैसे कि कालजयी, काल को जीतने वाला, राजद्रोही, राजा को धोखा देने वाला, आत्मघाती, खुद को मारने वाला। इस तरीके से कुछ उदाहरण हैं, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात चलती है कर्मधारय समास की। इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो पहला पद और दूसरा पद विशेषण विशेष्य का भाव रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका यही मेन भाव है, यानी पहला पद यानी दूसरा पद
पहले पद की विशेषता बताएगा और इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। उदाहरण के अनुसार हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि क्या है देखिएगा। देहलता, लता कैसी है? देह वाली है। अब नवयुवक, युवक कैसा है? नव है। यानी जो दूसरा पद है उसकी विशेषता बताई जा रही है पहले पद में। जैसे कि कमल नयन, नयन कैसे हैं? वो कमल के समान है। सिर्फ और सिर्फ विशेषता का ध्यान रखना है। देखेंगे नील कमल कि कमल कैसा है? वो नीला है। वैसे तो कमल लाल होता है, लेकिन यहाँ नीले की बात की गई है। महात्मा, आत्मा कैसी है? वो महान है। लाल मणि, मणि कैसी है? वो लाल है। यानी दूसरा पद पहले पद की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य का भाव रख रहा है, तो वहां हमारा कर्मधारय समास होगा। आशा करता हूं आपको अभी तक समास समझ में आ रहे होंगे। अब देखिएगा द्वंद्व समास। परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसका कौन सा पद प्रधान होता है। सिर्फ और सिर्फ पहचानने के तरीका भी, और जब हम उसका व्याख्या करते हैं यानी समास विग्रह करते हैं तब भी उससे पता चल जाता है। जैसे कि द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी दोनों पदों का जो रोल है, जो महत्व है, वो दोनों की पदों की जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर बराबर है। इसमें कोई पद ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, दोनों का जो विशेषता है यानी दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर है। और इसकी दूसरी पहचान, बीच में एक योजक चिन्ह यानी डैश, जिसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह, वो आता है समास विग्रह करने के बाद। और बीच में डैश को जब हम हटाएंगे, जब हम डैश को काटेंगे तो वहाँ और का जो प्रयोग है वो हो जाएगा। कुछ उदाहरणों के साथ देख लेते हैं, देखिएगा। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये इसकी एक प्रमुख बात है। अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण, देखिएगा। देश विदेश, दोनों में डैश का चिन्ह है और बीच में और का प्रयोग हो रहा है। देखिएगा यहाँ जितना ही महत्व देश का है यानी प्रथम पद का है, उतना ही महत्व विदेश का भी है यानी दूसरे पद का भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला पद हल्का है या फिर पहले पद की विशेषता यानी पहला पद का जो रोल है वो कम है। देखिएगा देश विदेश, देश और विदेश, दिन रात, दिन और रात, दोनों यहाँ जो दोनों शब्द होते हैं वो समान चलते हैं और यही इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का। समान चलेंगे, दोनों युग्म में चलेंगे यानी जोड़े में चलेंगे, जोड़े में भी चलेंगे, कभी कहीं कहीं तीन भी आ जाते हैं, जैसे कि तन मन धन, जन गण मन, इस तरीके से आ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बुरा भला, बुरा और भला, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, आटा दाल, आटा और दाल। देखिएगा एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एक होता है देवासुर, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। देवासुर, देवासुर, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो यहाँ जो इसका समास विग्रह होता है वो देव और असुर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि देवासुर अगर आता है परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, देवासुर अगर आता है तो वहाँ हमारा द्वंद्व समास होगा। इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा। अब आगे चलते हैं, ये कुछ इस तरीके से ही उदाहरण है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं द्विगु समास की ओर। बहुत महत्वपूर्ण समास है, बहुत ही आसान भी, आसान कहेंगे समास को। देखिएगा एक महत्वपूर्ण परिभाषा के अनुसार समझ लीजिएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। जिस समास का पूर्व पद यानी पूर्व पद का मतलब पहला पद यानी पहला पद फर्स्ट संख्यावाचक होता है या संख्यावाचक विशेषण होता है यानी विशेषता बताने वाला होता है, तथा वह समूह का बोध करता है, एक से अधिक की बात करी जाएगी और वहाँ संख्या होगी, उस समास में द्विगु समास होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा और किसी न किसी ग्रुप की बात की जाएगी, समूह की बात की जाएगी, वहाँ पर हमारा
द्विगु समास होगा, बहुत आसान है। और इसका एक बात और ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास का ही यह उपभेद होता है। कहीं पे भी आता है कि द्विगु समास किस समास का भेद है, तो आपको उत्तर लगाना है तत्पुरुष समास को। ठीक है, अब हम ट्रिक या दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे द्विगु समास को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं वो देखेंगे। नंबर 1, पहला पद संख्यावाचक होता है। आप लोगों को पता चल गया है कि पहला पद संख्यावाचक है। और संख्या ये नहीं कि 10 से प्लस आ रही हैं, यानी 11, 12, 13, 14 अप टू इन्फिनाइट तक आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक संख्या ही आएंगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, वो आपको याद रखनी है। अब कुछ उदाहरण के साथ इसको पहचान लेते हैं। देखिएगा उदाहरण कुछ, चौराहा 4 राहों का समूह, यानी 4 रास्तों का समूह। ग्रुप है, ग्रुप की बात हो रही है। पहले ही बताया कि ट्रिक में भी जो भी बात होगी संख्या होगी, और संख्या के साथ साथ ग्रुप होगी। और संख्या कहाँ होगी? पहले पद में, सिर्फ और सिर्फ संख्या होगी। आपको ये बात याद रखनी है। त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, चारपाई 4 पैरों का समूह, चतुर्मुख 4 मुखों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह या समाहार, एक ही बात है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका। आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, आपको जैसे सही लगे। अब बात चलती है बहुब्रीहि समास की। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको आगे आने वाले समय में हम इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हिंदी और संस्कृत की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। फ़िलहाल में हिंदी ही चलेगी कुछ समय तक, उसके बाद में संस्कृत की भी बात की जाएगी। अब देखिएगा बहुब्रीहि समास क्या होता है। एक मुख्य परिभाषा के अनुसार समझ लीजिएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक के अनुसार समझेंगे। जिस समास में ना तो पूर्व पद यानी पहला पद, और ना ही उत्तर पद यानी दूसरा पद, यानी ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान हो, यानी इंपॉर्टेंस ना तो पहले पद की हो ना ही दूसरे पद का। ये ऐसा नहीं है कि समास में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है कि ना तो पहला पद की विशेषता मतलब बात कही जाएगी, ना ही दूसरे पद की बात कही जाएगी। वहाँ बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन कौन से पद की जाएगी? यानी पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, तो वहाँ होगा हमारा बहुब्रीहि समास। तो किस तरीके से, हम अभी उदाहरण के हिसाब से समझाएंगे। अब थोड़ा सा और समझिएगा। अब बहुब्रीहि समास को समासों का राजा कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा की दृष्टि में कि समासों का राजा कौन है, तो आपको बताना है कि समासों का राजा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, वही बात कि कोई पद प्रधान नहीं होता, और जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ हमारा बहुब्रीहि समास होता है। कुछ उदाहरण के अनुसार देख लेंगे। अब देखिएगा आगे की बात क्या है कि अधिकांश उदाहरण यानी ज़्यादातर उदाहरण पौराणिक होते हैं, यानी रीति रिवाज यानी देवी देवता से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिएगा चौथी बात, इनमें से जो है जिसके आदि इनका प्रयोग होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसमें से जो है जिसका आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ होता है हमारा बहुब्रीहि समास। उदाहरण के अनुसार अब हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि देखिएगा चतुर्भुज संख्या भी आ रही है, लेकिन बात यह है कि प्रथम पद इसमें संख्यावाचक है। अब आप सोचोगे कि ये तो द्विगु समास हुआ, लेकिन नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है बहुब्रीहि समास की कि बेशक संख्यावाचक पद हो, लेकिन किसी पौराणिक यानी किसी देवी देवता को इंडिकेट करे, संकेत करे, तो वहाँ हमारा
चतुर्भुज होता, वहाँ हमारा बहुब्रीहि समास होता है। देखिए कैसे, चतुर्भुज, चार हैं भुजा जिसकी, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। यानी पहला पद यानी चार भुजाओं वाला और भुजाओं दोनों मिलकर किसी तीसरे को संकेत कर रहे हैं, यानी भगवान विष्णु की तरफ संकेत कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा, त्रिलोचन, तीन हैं लोचन यानी आंखें जिसकी, कौन, अर्थात भगवान शिव। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तो वहाँ होता है हमारा बहुब्रीहि समास। और उदाहरण के साथ देख लेंगे, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात सिर यानी सिर, 10 हैं सिर जिसके यानी आनंद जिसके, कौन, सबको पता है, रावण। आगे, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, कौन मुरली धारण करता है, सबको पता है, श्री कृष्ण जी। ठीक। निशाचर, निशा का मतलब रात, रात अर्थात रात में चलने वाला, विचरण करने वाला, घूमने वाला, कौन, राक्षस। तो इस तरीके से हमारी जो समास संबंधित जो शॉर्ट ट्रिक के अनुसार हमने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में जो भी आपको वीडियो बनाएं आपको वो मिलती रहे, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या होती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे कि क्या समस्या है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। और इससे हमारा भी हौसला बुलंद होता है कि जिस तरीके से आप देखोगे हमारी वीडियो को, पसंद करोगे, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। और एक लाइक ज़रूर करते चलिएगा। थैंक यू।